हेलो, रिवीजन हुआ? कल जो बताया था, कल थी? हाँ कल तो थी। रिवीजन की नहीं ना? अच्छा, तुम्हारे हाफ ईयरली स्कूल वाले में कहाँ तक आ रहा है? कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है फिजिक्स में? लाइट आ रहा है। अच्छा। और ए देखो, चैप्टर का भी नाम भूल गई हो तुम। बहुत बड़ा है। हैं? पूरा एक चैप्टर का चैप्टर तो नहीं है ना, चैप्टर का नाम? हाँ, 3 चैप्टर है। तो बड़ा चैप्टर कौन सा है तुम्हारा, बताओ? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट में ही आता है वो। अच्छा, वो अलग है और लाइट अलग है? हैं? अरे वाह। चलो आगे देखते। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? दुबे जी कल थे आप? ओ दुबे जी, ये हो गया था कल। कल ये हो गया था, लाइटिंग हो गया था, स्टैटिक चार्ज, डू यू नो, चार्जिंग बाय रबिंग, सब तो हो ही गया था ना। सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में लास्ट में बताया था। आज हमें पढ़ना है ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस है। कितने टाइप के चार्ज होते बताओ? बताया था कल, कितने टाइप के चार्ज होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थिंग के बारे में, ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में और लाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उससे पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताओ, विच इज नॉट अ नेचुरल फेनोमेना, इसमें से कौन सा नेचुरल फेनोमेना नहीं है? अर्थक्वेक, साइक्लोन, लाइटिंग और अर्थिंग। अर्थिंग, साइक्लोन तो तुम्हारा है, अर्थक्वेक भी है, लाइटिंग भी है। अर्थिंग अलग चीज होता है, वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये सारे के सारे क्या है, तुम्हारे नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन अर्थिंग जो है नेचुरल फेनोमेना नहीं है। उसके बाद, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट, कितने टाइप के चार्ज गेन होता है? सोच समझ के जवाब देना इसका। 2 टाइप के चार्ज गेन होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रब करोगे तो कितने टाइप के चार्ज गेन होगा? एक टाइप के। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, रब करने के बाद क्या कह रहा है, गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट, जिसको हम रब करते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, एक ही टाइप का चार्ज उस पर गेन हुआ ना। ठीक है, तो एक ही टाइप का चार्ज उस पर गेन हुआ। उसके बाद है, वेयर इज द लाइटिंग रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग, लाइटिंग से बचने के लिए बिल्डिंग में एक लाइटिंग रॉड लगाई जाती है। ठीक है, तो वो कहाँ पे लगाया जाता है? अभी इसके बारे में नहीं पढ़े हो तुम, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर भी बताओ कहाँ होता है? ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑन द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, इन मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, ऑल ऑफ दिस। देखो, ये जो लाइटिंग रॉड होता है ना, पूरा बिल्डिंग ऊपर से लेके नीचे तक रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला, अगर ये हमारा बिल्डिंग है ना, ये अगर हमारा बिल्डिंग है, सिर्फ यहां पर एक रॉड लगा दिया तो इससे काम हो जाएगा, नहीं होता है। ये रॉड पूरा का पूरा क्या होता है, अर्थ के अंदर तक गया होता है। एकदम लंबा सा रॉड होता है, अर्थ के बिल्डिंग के ऊपर से लेके बिल्डिंग के नीचे तक गया होता है। तभी जाके ये क्या करता है, लाइटिंग को न्यूट्रल करने के लिए इस पर क्या होगा, बिजली कड़केगी, लाइटिंग इस पे आएगा, तो ये क्या करेगा, इसकी सारे के सारे चार्जेस को अर्थ में पहुंचा देगा, जिससे इस बिल्डिंग को कोई असर नहीं होता है। तो एकदम मिड में लगाया जाता है इसको। ठीक है, तो क्या होता है, इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग।
A device used to test whether an object is carrying charge or not is called, कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमीटर है, चार्ज मीटर है, इलेक्ट्रोस्कोप है और चार्जोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में कल ही बताया था। वही क्या करता है, चार्ज है कि नहीं है, कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आया कि नेगेटिव चार्ज आया है, ये डिटेक्ट कौन कर लेता है? इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है। और है ड्यूरिंग लाइटिंग एक्चुअली टेक्स प्लेस, लाइटिंग किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण से, इलेक्ट्रिक चार्जिंग के कारण से, इलेक्ट्रिक चार्ज अकुमुलेशन के कारण से, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज अकुमुलेशन के कारण से क्या होता है, ये लाइटिंग फेनोमेना हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हाँ, अब आ गया टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो कितने टाइप के चार्जेस है, कल ही मैंने बताया था, कल ही लिखा दिया था। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। दो टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो टाइप ऑफ चार्जेस में लाइक सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये तुम्हें पहले भी बताया था जब मैं ये बता रहा था, तुम्हें फोर्स एंड प्रेशर बता रहा था, वहाँ पे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स बताया था। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में मैंने बताया था कि जो लाइक चार्जेस होता, मतलब सेम टाइप का जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सेम टाइप के चार्ज क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। उसके बाद जो अनलाइक चार्जेस होता है नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये भी बताया था। अब एक एक्टिविटी है, क्या है एक्टिविटी? अच्छा, इधर लिखने वाला कुछ था क्या? इधर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन था ना, ये तो बता दिया था, ये लिखने वाला है नहीं। चल, यह है एक्टिविटी, इन्फ्लेट टू बैलून्स, हैंग दैम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, rub both the balloons with a woolen cloth and release them, they repel each other, observation। तुम्हें ये एक्टिविटी करना है। कल भी मैंने तुम लोगों को बोला था एक्टिविटी करने के लिए, तुमसे नहीं हुआ था और तुमसे हो गया था, तुमसे नहीं हुआ था, मैंने बोला था करने की थी, कुछ तो कर लिया करो, हैं? छोटा सा एक्टिविटी था करने के लिए, वो भी ना हो रहा है तुमसे। तो ये क्या, कौन सा एक्टिविटी है? कह रहा कि दो बैलून्स लेने हैं, उसको क्या करना है, हैंग कर देना फुला के, और वो दोनों एक दूसरे को टच ना कर पाए। ठीक है, टच ना कर पाए, और उसको रब करना है बोथ बैलून्स को एक वुलन क्लॉथ से, और छोड़ देना है। तब वो क्या देखोगे उस पर, दे रिपेल ईच अदर। अब ये रिपेल क्यों करेगा? जैसे देखो, दो बैलून हमने लिए इस तरह से, एक बैलून यहाँ है और एक बैलून यहाँ है, दो बैलून लिए हमने, दो बैलून लिए। अब इसको करना क्या है, रब करना है एक वुलन क्लॉथ से। वुलन क्लॉथ से जब इसको हम रब करेंगे तो बताओ क्या होगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आया, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ बैलून के साइड में दिखा रहा हूं। अब इसको भी तुम रब कर रहे हो, इसको जब रब करोगे तो क्या होगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो चलो, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे भी आया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, जब ये पॉजिटिव चार्ज दोनों पे आ गया है तो क्या होगा, रिपेल करेगा। जब दोनों पे लाइक चार्जेस आया है तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। ये इधर की तरफ भगाएगा, ये इधर की तरफ इसको भगाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर क्या होगा, रिपेल करेगा। ठीक, रिपेल करेगा इसको। ये समझ में आ गया? जब दो बैलून ले लोगे फुला के और दोनों को सेम क्लॉथ से रब करोगे, तो रब करने के बाद जब दोनों बैलून को तुम आपस में छोड़ दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो रिपेल, एक दूसरे से
दूर भागेगा। उसके बाद एक्टिविटी दूसरा वाला है, कौन सा है, चार्ज एन इन्फ्लेटेड बैलून बाय रबिंग इट विद अ वुलन क्लॉथ। एक बैलून को क्या करना है तुम्हें, वुलन क्लॉथ से रब करना है। रब करने के बाद चार्ज अ रिफिल बाय अ रबिंग इट विद अ पॉलीथीन एंड कीप इट इन अ थम्बलर। ब्रिंग चार्ज बैलून क्लोज टू द चार्ज रिफिल। तो क्या होगा, हाँ अब देखो सबसे पहले क्या था, एक बैलून को रब करके चार्ज करना है एक वुलन क्लॉथ से, तो बैलून पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आया, उसके बाद चार्ज रिफिल बाय रबिंग इट विद अ पॉलीथीन। पॉलीथीन से चार्ज करने के बाद तुमको कीप इट इन थम्बलर, ब्रिंग चार्ज बैलून क्लोज टू द चार्ज रिफिल। हाँ तो रिफिल पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसको तुमने पॉलीथीन से रगड़ा था, ठीक है। तो रिफिल पे आएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आएगा तो तुम देखोगे इसको क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा, रिफिल को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। या नहीं तो एक काम और कर सकते हो, ये कंघी वाला सिस्टम, कंघी वाले सिस्टम को भी तुम करके देखोगे तो तुम्हें दिखेगा अट्रैक्शन, जो कल तुमने किया था और दिखा भी था, ठीक। ये छोटा मोटा एक्टिविटी है। उसके बाद व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर अपोजिट चार्जेज। सही बात है, अगर हमने किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा तो दोनों पे क्या सेम चार्ज आएगा, हाँ दोनों पे सेम चार्ज आएगा नहीं, एक पे अगर पॉजिटिव आए तो दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जिसका बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूजली बॉन्डेड होगा वो क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और जिसका थोड़ा सा टाइटली बाउंडेड होगा, जैसे मेटल वेल्टर का होता है, बहुत टाइटली क्या होता है, बाउंडेड होता है, वो जल्दी नहीं निकलता है, ठीक है। उसके बाद बाय द लॉ ऑफ कन्वेंशन इट इज नोन दैट द रॉड एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज एज द क्लॉथ इज एक्वायरिंग द नेगेटिव चार्ज। एक लॉ ऑफ कन्वेंशन का मतलब कि माना जाता है, जब हम खास करके एक रॉड और एक क्लॉथ को क्या करेंगे, रब करेंगे, तो रॉड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज और क्लॉथ एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज। तो रॉड पे आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव और क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज। ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट तुम अपने से भी करके देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें वैसे भी चेक करना है कि कौन से पे पॉजिटिव कौन से पे नेगेटिव आ रहा है, तो एक सिंपल सा फंडा है, तुम क्या करोगे, एक रॉड ले लो, रॉड को तुम रगड़ो, अलग अलग चीज़ों पे रगड़ो, ठीक है। रॉड को पहले एक बार बाल में रगड़ लिया, फिर एक कागज़ पे टच कराया, कागज़ को अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या हुआ, रॉड पे पॉजिटिव आया होगा, कागज़ पे नेगेटिव ऑलरेडी है। अब इसको क्या करो, किसी कपड़े से रगड़ो और फिर देखो क्या फिर से वो कागज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर फिर से कागज़ को अट्रैक्ट करेगा तो फिर इस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। फिर तुम क्या करोगे, किसी और चीज़ से इसको रब करो, किसी और ऑब्जेक्ट से रब करो, तब देखो फिर कागज़ के पास ले जाओ और देखो क्या फिर से कागज़ को अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो अगर फिर से अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बनेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। ये तुम खुद से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो when two objects are rubbed against each other they acquire opposite charges. By the law of convention it is known that the rod acquires the positive charges and the cloth is acquiring the negative charge. It is convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as positive. ठीक है, तो अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करोगे तो कौन सा चार्ज आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लिख रहे हो क्या? अब तुम लिखना शुरू ही करोगे, उसका हो रहा है। चलो लिखो। एक्टिविटी तो ज़्यादा जरूरी नहीं था लिखना, इसको लिख लो।
इसको यहाँ नोट करके लिख लेना। हेलो 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 हेलो। हाँ, हो गया, लिख लिए हो? चलो अब अगला टॉपिक। अब है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। क्या चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? हो सकता है, हाँ। वैसे भी तो होता ही है ना, हम देखते हैं ना, रब करके क्या होता है, इस पे जो नेगेटिव चार्ज होता है किसी और पे चला जाता है ना, तो चार्ज का ट्रांसफर ही तो हो रहा है। तो चार्जेस कैन बी ट्रांसफर थ्रू गुड कंडक्टर्स मेटल्स टू अनदर कंडक्टिंग मटेरियल। ये जो बैटरी है, क्या इस बैटरी से क्या होता है? इस बैटरी से क्या होता है? ये क्या देता है हमें, बताओगे? ये क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, हाँ। और इसको हमें चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, चार्जेबल बैटरी होती है ये। अब देखो इससे क्या होता है ना, चार्ज फ्लो होता है। यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस बैटरी में, एक होता है तुम्हारा ये पॉजिटिव एंड, एक होता है नेगेटिव एंड। दोनों साइड में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज इधर से निकल के ट्रांसफर करता है, और जिसमें हम लगाते हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर कोई अच्छा सा कंडक्टर हो, कंडक्टर मतलब समझ रहे हो, कंडक्टर का मतलब होता है
ऐसा मटेरियल, ऐसा सबस्टांस जिससे करंट या फिर हीट आसानी से पास कर जाए। जैसे मेटल होता है, मेटल जितने भी है खास करके वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। कोई गुड कंडक्टर होता है तो कोई बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे हम चांदी को कहते हैं, सिल्वर को कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। सबसे अच्छा उसी से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। और उसके बाद हमारा आता है आयरन आता है, कॉपर आता है, निकेल आता है, और भी बहुत सारे मेटल्स है जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास तो करता है लेकिन थोड़े कम मात्रा में। ठीक है, वो उतने अच्छे से चार्ज को फ्लो होने नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है करंट कम पास होता है। ठीक है, तो करंट वो चार्ज तो पास होने दे देता है सबके सब, लेकिन कौन, कंडक्टर ही देता है। नॉन कंडक्टर कभी चार्ज को पास होने नहीं देगा। ठीक है, तो देखो ये जितने भी तुम्हारे आसपास ये दिख रहे हैं, जैसे तुम्हारा ये क्या है, वुड है, फाइबर है, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें क्या है बैड कंडक्टर, ये कंडक्टर कहते हैं नहीं, ये नॉन कंडक्टर होता है। क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? जैसे तुम्हारी ये पेन है, तुम्हारी एक एंड को जोड़, एक एंड को पकड़ो, उसमें तार लपेट दो, दूसरे एंड को पे भी तार लपेट दो, क्या वहाँ से अब करंट पास करेगा? नहीं करेगा। वहीं अगर एक मेटल होता तो, हाँ मेटल होता तो मेटल को एक एंड से जोड़ दो तार से और दूसरे एंड को भी जोड़ दो, तो क्या इधर से करंट पास करेगा? कर जाएगा, क्योंकि ये चार्ज को फ्लो होने दे देता है। ठीक है, जो मेटल होता है मेटल चार्ज को फ्लो होने दे देता है, जिससे क्या होता है करंट भी फ्लो होने लग जाता है। तो चार्जेस कैन बी ट्रांसफर थ्रू अ गुड कंडक्टर्स, क्या होता है मेनली मेटल से होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है टू अनदर कंडक्टिंग मटेरियल। द चार्ज ट्रांसफर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, अगर कोई मटेरियल है, जैसे मान लो कि हम एक मटेरियल का बनाते हैं, उसका इंटरनल डायग्राम बनाते हैं, उसका अरेंजमेंट दिखाता हूं तुम्हें, जूम करके दिखाता हूं। तो ये क्या है, ये जो तुम्हें यहां दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये क्या है? एटम है ना, या मेटल आयन कह सकते हो। ठीक है, ये सब के सब क्या है? एटम है। अब एटम के बाहरी सेल में क्या कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बाहरी सेल में, या इसको मेटल आयन लिखता हूं तो ज़्यादा सही लगेगा, मेटल आयन लिख देता हूं, मेटल आयन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेगा? इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे मैंने जगह ही नहीं छोड़ा है, बताओ। इलेक्ट्रॉन, ये जो थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, ये इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री मूव कर रहा होता है, ठीक है, जो फ्री मूव कर रहा होता है, तो यहां से क्या होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है इसके बीच में, वैसे मुझे थोड़ा सा दूर दूर दिखाने दो ताकि तुमको दिखे। ये मान लो क्या, ये क्या है? मेटल का एक टुकड़ा है, ये मेटल का टुकड़ा है और ये मेटल का आयन है, मेटल आयन है। और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी सेल में रहता है और मूव करता रहता है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में मूव करता रहता है। ठीक है, अब देखो
जब हम यहाँ से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना, मतलब कि जब बैटरी को लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे देखो मैं यहाँ पर बैटरी लगा देता हूँ, ये बैटरी का साइन होता है, ये बैटरी का साइन होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव, यहाँ ज़ीरो होता है। तो निगेटिव की तरफ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। निगेटिव जो तुम्हारा टर्मिनल होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स आता है, और ये जो इसके मेटल आयंस के इलेक्ट्रॉन हैं, अब इसको ये मूव कराना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ से मेटल आयंस के जो मेटल आयंस के बगल में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा, मूव कराएगा इस तार से, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में फैल जाता है, इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है, ठीक। और ये मेटल है, इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे किसी नॉन मेटल्स की, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन तुमको नहीं दिखेगा। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं दिखेगा तो यहाँ से कभी भी करंट पास नहीं होगा, चाहे तुम यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगाओ या 50 वोल्ट की बैटरी लगाओ, कभी भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ तुम्हें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नेगेटिव टर्मिनल से दिखाते हैं, लेकिन करंट किधर से जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाते हैं। करंट फ्लो हमेशा इधर से दिखाते हैं, ये इधर से करंट फ्लो आई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक। ये कन्वेंशनल क्या होता है, हम मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करता रहता है, जिससे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, ठीक है। अगर तुम्हें करंट की डेफिनेशन दूं तो करंट क्या होता है, करंट, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम is known as current, ठीक है। इसी को हम क्या लिखते हैं, I इक्वल टू करंट इक्वल टू Q इक्वल टू आई टी, अरे Q इक्वल टू आई टी होता है, और करंट लिखना है ना, I Q बाई टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है। ये करंट का फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू Q बाई टी। Q यहाँ पर क्या होता है, चार्ज, ठीक है, और ये T क्या होता है, कितने टाइम में, कितने टाइम के लिए इस कंडक्टर से ये चार्ज फ्लो हुआ है, ये वही टाइम होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा लिख भी देता हूँ। आई क्या है यहाँ पर, करंट तो पहले लिख दिया, Q इक्वल टू क्या है, चार्ज है, और T इक्वल टू क्या होता है, टाइम है, ठीक है। और ये वो टाइम होता है जितने टाइम के लिए इस कंडक्टर से तुमने करंट बहाया, ये चार्ज को फ्लो होने दिया है, ठीक है, जितना कूलम चार्ज तुमने इससे फ्लो होने दिया है। तो अगर ये लिख ही लियो तो एक चीज और लिख लो, SI यूनिट ऑफ करंट किसी को पता है क्या, एम्पियर होता है, AMPERE, इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और चार्ज का तो कल ही लिखा दिया था, कूलम्ब होता है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना तो और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, लेकिन अभी हमें क्या नेचुरल फेनोमेना पढ़ना था, चार्जेस के बारे में पढ़ना था, ये करंट अभी नहीं पढ़ना है। करंट पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में।
इतना लिख लिए हो? हुआ क्या? अब आगे देखो, तो यहाँ क्या बता रहा था मैं? हाँ, द चार्ज ट्रांसफर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो इसीलिए मैं वो बना के तुम्हें दिखाया था। क्या कह रहा है कि चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही ना, जो चार्ज का ट्रांसफर होता है किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण से है ना। जब हम किसी को रब करते तो किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण से क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर हम मानते हैं, ठीक है। द चार्ज ट्रांसफर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो यहीं पे यहाँ पे दिखा जो रहा था, ये क्या है? उसका एटम ही तो है, मेटल आयन बोलो या एटम बोलो। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा। इस तरह से क्या होता है? तुम्हारा पूरा का पूरा चार्ज का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है। ये वाला लिख लियो क्या? जैसे देखो, ये यहां पर क्या है? एक मेटल का प्लेट लगा हुआ है, एक मेटल का प्लेट लगा हुआ है इस तरह से, ठीक। और यहां पर एक चार्ज रॉड लिया, एक चार्ज रॉड लिया है, और ये मेटल प्लेट ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से बना हुआ है। और यहां पर देखो गोल्ड फॉयल लीव्स है। गोल्ड फॉयल मतलब क्या? सोने का एक बहुत पतला सा क्या एक लीफ ले लिया है। उसके बाद ये ग्लास कंटेनर है। तो देखो यहाँ पर कि चार्ज का ट्रांसफर कैसे हुआ। तो ये चार्ज बॉडी था, चार्ज बॉडी था, तो ये मेटल है। मेटल के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और ये चार्ज जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, ये चार्ज रॉड जैसे कांटेक्ट में आएगा, तो क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होगा? इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज से खत्म हो जाएगा। और अगर इस पर ज़्यादा चार्ज रहा, ज़्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज रहा, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ से इसका क्या होगा? इस चार्ज का ट्रांसफर नीचे में इस गोल्ड फॉयल पे आ जाएगा, ठीक। अब है अर्थिंग। क्या होता है अर्थिंग? यहां तो साइड में लगाया अर्थिंग को, मिड में तो नहीं लगाया है। देखते, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ये क्या अर्थिंग क्या होता है? ये होता है चार्ज ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है, चार्ज बॉडी से न्यूट्रल करने का एक तरीका होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज नोन एज अर्थिंग। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट। तुमने देखा होगा, ये सिर्फ बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे हम अर्थिंग लगाते हैं। तुम देखोगे यहाँ से जब बाहर जाओगे, बाहर में जहाँ पे टेबल लगा हुआ है, जहाँ से तुम एंटर करते हो, जहाँ पे तुम्हारा वो पंचिंग मशीन है, उसके आगे 2-3 अर्थिंग लगा हुआ है। ये क्यों होता है? अगर एक्स्ट्रा कहीं पे तुम्हारा क्या होता है, शॉक्स लग जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक आता है, या फिर कहीं पे मान लो कि तार किसी में टच हो गया, एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, उसको बचाने के लिए, इक्विपमेंट को बचाने के लिए वो चार्ज को क्या करेगा? अपने से लेके सीधे अर्थ में डाल देगा। अर्थ क्या है?
जीरो पोटेंशियल पे है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे क्या होता है हमारा इक्विपमेंट बच जाता है, हमारे घर में आग नहीं लगेगी और भी बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ायदा होता है उससे। हाँ, तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखोगे तो वहाँ पर अर्थिंग ज़रूर लगाता है। और ये तो एक होता है लाइटिंग रॉड, जो लाइटिंग रॉड तो हमारा क्या होता है, जो लाइटिंग वाले से लाइटिंग इफेक्ट से बचाने के लिए लगाते हैं। हमारे छोटे मोटे अप्लायंसेस को चलाने के लिए भी अर्थिंग लगता है। इसमें देख रहे हो ये तीसरा वाला क्यों दिया जाता है, ये तीसरा वाला क्यों होता है? जब भी तुम देखोगे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाते हो तो उसमें हमेशा 3 रॉड जैसा निकला हुआ रहता है। 2 तो तुम्हारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, प्लस माइनस वाला होता है, और एक तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अर्थिंग वाला। ठीक है, अर्थिंग वाला होता है वो। और जब भी तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में एक्स्ट्रा चार्ज अकुमुलेट होगा तो उसको क्या करेगा, खींच के कहाँ लेके चला जाएगा, अर्थ में पहुंचा देगा, जिससे क्या होगा हमारा जो अप्लायंसेस है वो बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो दिया जाता है। तो अर्थिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। मतलब कहीं से भी अगर तुम चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर करा देते हो तो वो क्या होगा, अर्थिंग कहलाएगा। कहीं से भी, चाहे लाइटिंग वाला हो या अर्थ में, हमारी बिल्डिंग में ज़्यादा चार्ज हो, किसी भी कारणवश अगर ज़्यादा चार्ज अकुमुलेट हो जाता है तो उसको क्या करता है, वो अर्थ में पहुंचा देता है। अलग से उसके लिए वायर लगाई जाती है, जिसके कारण से क्या होता है हमारा इक्विपमेंट बचा रहता है, हमारा घर बचा हुआ रहता है। ठीक है, अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन ए बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट। ठीक, तो इसी तरह से लगाया जाता है। बीच में भी दिया जाता है, एकदम बीचों बीच। ठीक है, और साइड से भी इस तरह से लगाया जाता है, और इसको ग्राउंड में आराम से फंसा दिया जाता है, बहुत अंदर तक दिया जाता है, ताकि जब भी कोई यहाँ पे लाइटिंग हो, यहाँ अगर लाइटिंग होगा तो लाइटिंग के कारण से क्या होगा, ये बच जाएगा। लाइटिंग सिर्फ तुम्हें बताया था कल ही कि लाइटिंग हमेशा क्या करता है, सबसे टॉप चीज़ें जो दिखता है, सबसे लंबी चीज़ें जहाँ पर दिखता है उसी को क्या करता है, पकड़ता है और वहीं से वापस अर्थ में चला जाता है। खास करके ये कहाँ गिरता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे, छोटे पेड़ों पे नहीं गिरता। अगर 2 पेड़ है, एक छोटा वाला यहाँ पे है और एक बड़ा वाला यहाँ पे है, तो किस पे गिरेगा बताओ, छोटे वाले या बड़े वाले पे? बड़े वाले पे, क्योंकि इसको कम चलना पड़ेगा। तो जहाँ देखता है कि हमारा पोटेंशियल जीरो करने के लिए सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है, देखता है कि बड़ी वाली बिल्डिंग है, बड़ा वाला पेड़ है, तो उसी पे आके धड़ाम से गिर जाएगा। वो गिरने के बाद वो सारा का सारा उसका चार्ज जो अकुमुलेट था उसको कौन ले जाएगा, अर्थ या पेड़ के जरिए क्या होता है, अर्थ में चला जाता है। कभी बिजली कड़कते हुए देखे हो? कहीं तुम्हारे आसपास कभी गिरा? नहीं गिरा? गिरा देखे हो सामने से? कहाँ गिरा था? पेड़ पे। पेड़ को क्या किया, जला दिया? जला देता। अब है लाइटिंग का फिर वही केस है। देखो कल जो बता रहा था, सबसे पहले क्या होता है, जो जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो ऐसा नहीं कि एक ही क्लाउड होता है, क्लाउड अलग अलग भी होता है। ठीक है, जैसे एक क्लाउड, छोटा सा क्लाउड यहाँ है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, तो बहुत सारे क्लाउड क्या होता है, छोटे छोटे क्लाउड हमारे आसमान में दिख जाता है। तो जो सबसे ऊपर रहता है उस पर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जो सबसे ऊपर रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेट हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो उसके नीचे वाला क्लाउड होता है, जो नीचे वाला क्लाउड होगा
नीचे वाला जो क्लाउड होगा उस पर आ जाता है, समझ ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, इस तरह से चार्ज अकुमुलेशन होता है आसमान में। ठीक है, इस तरह से ये चार्ज क्या होगा, अकुमुलेट होगा। और उसके बाद जब धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये मान लो कि इसमें और यहाँ से क्या हो गया, बादल आया पॉजिटिव चार्ज वाला, अगर मान लो यहाँ पे आएगा तो ये तो भगा देगा इसको, लेकिन कहीं से भी मान लो और बादल इसमें जुड़ गया, या नहीं भी जुड़ा, छोड़ो इसको ज़्यादा नहीं देखना है, बस इतना। इसी में देखो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, कभी एयर के कारण से, एयर फ्लो के कारण से क्या होगा, ये कभी पास आएगा। हाँ, मान लो कि यही वाला नीचे आया, ये क्या हुआ, नीचे आया। नीचे आएगा तो क्या होगा बताओ, वैसे भी अट्रैक्शन होगा इसका। जैसे ही अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो वैसे क्या होगा यहाँ पर, लाइटिंग। ऐसे क्या होगा यहाँ पर, लाइटिंग शुरू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लाइटिंग शुरू हो जाएगा। ये पास हो जाएगा, पास आएगा तो एकदम से ये लाइटिंग शो करेगा, तुम्हें लाइटिंग दिख जाएगा यहाँ पे जब ये पास आएगा तो। ठीक है, तो ये इस तरह से देखो, ये ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, नीचे में नेगेटिव चार्ज दिखाया। और जो ग्राउंड वाला होता है, ग्राउंड पर भी लगभग, ग्राउंड के ऊपर में थोड़ा बहुत क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये आएगा फिर नीचे आएगा तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज से मिलने आएगा। ऊपर में भी तुम्हें दिखता है, कभी कभी क्या होता है, तुमने देखा होगा सिर्फ ऊपर में ही रह जाता है, ऊपर वाले क्लाउड ऊपर में ही क्या करेगा, लाइटिंग करेगा। और जब नीचे वाले क्लाउड को देखोगे तो हमारे ग्राउंड पर, कहाँ भाग रहा है भाई, रुक जा थोड़ी देर। हाँ, जब ग्राउंड को देखोगे तो ग्राउंड पर भी क्या होता है, थोड़े बहुत पॉजिटिव चार्ज दिख जाते हैं इसको। ठीक, जब थोड़े बहुत यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो ये नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा। इससे अट्रैक्ट होगा तो यहाँ भी क्या होगा, लाइटिंग का फेनोमेना दिखाएगा। कुछ तुम्हें ऊपर में भी दिख जाते कभी कभी, जो ग्राउंड पर नहीं आता है। देखो कभी ऐसा, सिर्फ आसमान में ही चढ़चढ़ा के रह जाता है। कुछ ऐसा होता है, बहुत रेयर केसेस में नीचे आता है। देखे हो ना ऐसा, बहुत सारे ऐसे लाइटिंग तुमने देखा होगा जो सिर्फ आसमान में चढ़चढ़ा के रह जाता है। लेकिन कुछ ऐसा लाइटिंग तुमने देखा होगा जो हमारे ग्राउंड पर भी पहुंचता है। ग्राउंड पे पहुंचने के लिए उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा कम दिखता है। वहीं अगर बड़े बड़े पेड़ हो जाए आपस में, अगर आसपास कहीं बड़े बड़े पेड़ हो जाए तो इसको थोड़ा सा पास मिलता है तो तुरंत यहाँ पर अपनी चार्ज को ख़त्म कर देता है अर्थ में डाल के। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा, लाइटिंग तुम्हें दिखेगा। एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज लीडिंग टू लाइटिंग, समझ में आ गई बात, ये कैसे हुआ। तो जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होगा, ऊपर वाला क्लाउड होगा और ये लोअर वाला क्लाउड होगा। तो दोनों क्या होगा, आपस में ऊपर वाला क्लाउड और लोअर वाला क्लाउड क्या करेगा, टकराएगा। तो ऊपर में तुम्हें लाइटिंग दिखेगा, और वहीं अगर लोअर वाला जो क्लाउड है वो अर्थ के पास आएगा तो अर्थ के पास देखता है सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंचा पेड़ देखता है, और वहाँ निगेटिव चार्ज इस पर रहेगा, लोअर वाले जो क्लाउड है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, और उसके बाद अर्थ पे लगभग पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों आपस में मिलने आएगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के कारण से फिर क्या होगा, वहाँ पर लाइटिंग शो हो जाएगा। ठीक, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एयर करेंट्स मूव टू अपवर्ड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। जब थंडरस्टॉर्म होता है तो एयर करंट क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आता है। ऐसा ही होता है। हाँ, वैसे भी तुमने देखा होगा, तुमने पढ़ा होगा कि जब बहुत ज़्यादा धूप रहती है, नहीं भी रहती है, थोड़ी बहुत भी रहती है, तो गर्म हवा कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। तो एयर करंट उसी को कहते हैं, फ्लो ऑफ एयर। हाँ, तो फ्लो ऑफ एयर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और उसके बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो तो भारी हो गया, अब वो क्या होगा, नीचे आएगा। दिस कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। ठीक, तो इस कारण से क्या होता है, क्लाउड और
अर्थ के बीच में जो चार्ज का है सेपरेशन हो जाता है। जब एयर क्या होगा, ऊपर जाएगा, जब हम इस तरह से ग्राउंड पर हैं तो यहाँ से जब सनरेज आती है उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ का आसपास का एयर क्या होगा, हीट होगा। आसपास का एयर जब हीट होगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये और जब ऊपर आएगा तो इसमें कुछ कुछ मात्रा में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है तो ये क्या करेगा, थोड़े बहुत मात्रा में होता है कि नहीं होता है। अच्छा, नहीं समझ में आया? वेपोराइजेशन समझ में आता है या इवेपोरेशन समझ में आता है? ये कब होता है, पानी गर्म होता है। तो जब पानी गर्म होता है तो क्या इस तरह से ये ऊपर नहीं उठता है, उठता है, ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये फिर क्या करता है, क्या होता है, ऊपर में कंडेंसेशन होता है। क्या कंडेंसेशन होने के बाद क्या वापस ये पास आता है और जितने भी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर गया है या वेपर ऊपर गया है, वेपर कंडेंसेशन होने के बाद क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ देर के बाद यहां से क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आना शुरू होगा। वाटर ड्रॉपलेट्स यहां से नीचे आना शुरू होगा। वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये क्या है, एयर करेंट। एयर करेंट है। उसके बाद फिर क्या होगा, अब यही चीज, यही जब ये हो रहा होता है खास करके गर्मियों में, तो क्या होता है, जो इस बीच में अर्थ और क्लाउड के बीच में जो चार्जेज होता है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो चार्जेज देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में चार्ज फ्रिक्शन के कारण से हमेशा क्रिएट होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्या है हमारे यहाँ पार्टिकल्स है, हमारे एयर में पार्टिकल्स है कि नहीं है, तो उसका एक दूसरे से क्या होता रहता है, फ्रिक्शन होता रहता है। फ्रिक्शन के कारण से क्या होता है, चार्ज क्रिएट होगा। चार्ज क्रिएट होगा तो हमारे एयर में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट होता रहता है। और जब एयर करंट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आता है, तो इस एयर करंट के साथ साथ क्या होता है, चार्ज पार्टिकल भी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये ऊपर की तरफ बढ़ा, ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर उसका अकुमुलेशन होगा। अकुमुलेशन होने के बाद फिर क्या होगा, वही जब बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो ढूंढता है कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे उस चार्ज को रिलीज कर दे। ठीक है, तो वो देखता है कि कहीं लोअर पार्ट में कोई क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है क्या, तो वो देखेगा कि नीचे में भी क्या हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, उस पर निगेटिव चार्ज है, तो चलो भैया इससे थोड़ा सा मिल लिया जाए। तो इससे जैसे ही मिलता है, जैसे इससे मिलेगा वैसे क्या होगा, लाइटिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, हमारे अर्थ के लगभग पास में ही रहता है जो क्लाउड, उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है और इस अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज। तो उस वाले क्लाउड के कारण से ही खास करके हमारे अर्थ पे आने वाले लाइटिंग दिखाई देता है। ऊपर वाले क्लाउड तो हमेशा क्या होता है, अपने में लड़ के मर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो थोड़े से हमारे अर्थ के करीब वाला क्लाउड होता है, उसका लाइटिंग इफेक्ट हमारे अर्थ पर देखने को मिलता है। तो यहां पर और क्या बोल रहा है, when the magnitude of charges increases, air, normally a bad conductor, starts conducting and allows the flow of electricity। जब क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है, तो एयर क्या करता है, starts conducting and allows the flow of electricity। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा, चार्ज अकोमुलेशन बढ़ेगा। चार्ज अकोमुलेशन बढ़ने के बाद क्या होगा कि ये जो एयर है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा चार्ज तो क्या करेगा, उसको फ्लो करने के लिए देना पड़ेगा। तो इधर से जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहा होता है ना, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहा होता है, और तुम्हें पता है थोड़े बहुत वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो जब बहुत ज़्यादा चार्ज अकुमुलेट हो जाता है तो इसी वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ साथ क्या होता है, ये चार्ज नेगेटिव क्लाउड वाले
नेगेटिव चार्ज वाले क्लाउड के पास आ जाता है। आने के बाद एकदम से क्या होता है, लाइटिंग प्रॉपर्टी दिख जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद है दिस इज कॉल्ड लाइटिंग एज दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज अकम्पनीड बाय ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट एंड साउंड। तो जब ये लाइटिंग होता है तो हमें क्या दिखता है, एक ब्राइट स्ट्रिक्स दिखता है और बहुत तगड़ा सा साउंड सुनाई देता है। जब लाइटिंग होता है तो सबसे पहले साउंड आता है ना। हाँ, ये देखो 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 कैसे हाँ कह रही है, हैं? नहीं आता है सही में, क्यों? हाँ क्यों? अच्छा, कितना होता है लाइट का स्पीड बताओ तो? नहीं पता है। साउंड का पता है? अभी अभी तो तुम्हारा चैप्टर साउंड खत्म हुआ है। किसी को याद है साउंड का स्पीड इन एयर? चार 400 और 300 के बीच में है। अब इतना हिंट दे दिया, बताओ। नहीं बताओगे? अरे 340 मीटर पर सेकेंड। बताओ, इतना भी याद नहीं है। नहीं लिखा है तो लिख लो कहीं पे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जब लाइटिंग होता है तो सबसे पहले हमें लाइट दिखाई देता है और उसके बाद साउंड सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और उसके बाद साउंड की 340 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी कारण से सबसे पहले हमारे पास लाइट आती है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद साउंड आती है। हो गया? लिख लिया? हो गया? लिखो। थंडरस्टॉर्म होता है तो बारिश, हाँ, जरूरी नहीं है कि थंडरस्टॉर्म हो तो बारिश भी हो सकता है कभी थंडरस्टॉर्म से पहले बारिश हो जाती है, हो सकता है कभी थंडरस्टॉर्म हो रही होती है तभी बारिश भी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश हो जाती है उसके बाद थंडरस्टॉर्म होता है। वो अलग अलग मैटर करता है कि कितना चार्ज अकुमुलेट हुआ है उस टाइम तक। अगर बहुत ज़्यादा चार्ज अकुमुलेट हो जाता है, ठीक है, बारिश होने से पहले तक, तो पहले थंडरस्टॉर्म होगा उसके बाद बारिश होगी। लेकिन जनरली ये होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, उसके बाद थंडरस्टॉर्म तुमको दिखेगा, क्योंकि जब चार्ज का अकुमुलेशन ज़्यादा हो जाता है उसी वाटर ड्रॉपलेट के साथ साथ क्या होता है, चार्ज नीचे आता है, और नीचे आने के क्रम में क्या होता है, वो थंडरस्टॉर्म का फेनोमेना हमें दिखता है। हाँ हाँ, होता है ना। देखो, प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, प्योर वाटर। और जो ये वाला वाटर होता है ना, खास करके प्योर वाटर होती है, प्योर ही वाटर होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। हाँ, उससे थोड़ा बहुत आता है, इसीलिए ने बोला कि जब बहुत ज़्यादा चार्ज का अकुमुलेशन होता है तो थोड़ा बहुत ये चार्ज का क्या करेगा, कंडक्टर करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है थोड़ा बहुत, उतना भी ज़्यादा नहीं। लेकिन अब जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करना तो पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत जो डस्ट पार्टिकल और जो माइक्रोब्स वगैरह होता है जिसके कारण से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर देता है। लेकिन अगर तुम देखो प्योर वाटर, तो प्योर वाटर कभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तुम देख लेना कभी, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, लेकिन तुम लोग नहीं करना इलेक्ट्रिसिटी के साथ।
बल्ब जो बैटरी वाला बल्ब ले लेना और बैटरी पे लगा के देखना। एक प्योर वाटर ले लेना जो बैटरी में डलती है, इस वाले बैटरी में डिस्टिल वाटर वो ले लेना एक में, और एक ले लेना तुम सीधा नल का पानी ले लेना, ठीक। और उससे तुम बल्ब जला के देखना, किससे बल्ब जलता है किससे नहीं जलता ये बताना। लिख लिए हो क्या? हो गया? हो गया? हाँ, तो जितना बताया रिवीजन कर लेना, एक लेक्चर इस पे और होगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा।